सोना नहीं खरीदेंगे। ऐसी क्या क्राइसिस आ गई जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को देश के लिए अपील करनी पड़ गई। इसको समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना होगा। ईयर 1991 के इकोनॉमिक्स क्राइसिस में जब इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, तब सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि इंडिया के पास सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए ही इंपोर्ट्स के पैसे बचे हुए थे और इंडिया को अर्जेंटली डॉलर्स चाहिए थे। तब इंडियन गवर्नमेंट ने 47,000 किलोग्राम गोल्ड को फॉरेन बैंक्स में ट्रांसफर किया और वहां गोल्ड को कोलैटरल की तरह यूज किया गया। वैसे वहां गोल्ड भेजने के पीछे एक स्ट्रेटजी भी थी। फरवरी 2022 में रशिया के सेंट्रल बैंक्स के नियरली $300 बिलियन यानी करीब आधे फॉरेक्स रिजर्व्स पर सैंक्शंस लगा के फ्रीज कर दिए गए। दुनिया के लिए ये सिर्फ सैंक्शन नहीं था, ये एक वार्निंग थी। मैसेज क्लियर था, अगर आपके रिजर्व्स किसी और के कंट्रोल में होंगे तो क्राइसिस में जरूरी नहीं कि वो आपके काम आ सके। चलिए इसको लॉजिक के साथ समझते हैं। दोस्तों, हर इंडियन फैमिली के पास एक ऐसी चीज होती है जो इमरजेंसी में बैंक से पहले याद आती है, गोल्ड। अजीब बात तो यह है, इंडिया जितना फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजरा, गोल्ड के लिए हमारा ऑब्सेशन उतना ही बढ़ता गया। क्योंकि सदियों तक इंडियंस ने एक लेसन बार बार सीखा। पहले जब वॉर्स हुए, किंगडम्स गिर गए, करेंसीज क्रैश हो गई, तब भी गोल्ड की वैल्यू कभी जीरो नहीं हुई। आज भी सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। सरकारें बदल सकती हैं, पैसे की वैल्यू गिर सकती है, लेकिन गोल्ड अक्सर बच जाता है। और शायद इसलिए ही ये सिर्फ एक मेटल नहीं रहा, ये एक ट्रस्ट बन गया है। और हम इंडियन सिर्फ गोल्ड नहीं खरीदते, हम वही ट्रस्ट खरीदते हैं। लेकिन आज ऐसी क्या क्राइसिस आ गई जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को देश के लिए अपील करनी पड़ गई। इस साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। इसको समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना होगा। ईयर 1991 के इकोनॉमिक्स क्राइसिस में जब इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मतलब होता है किसी देश के पास रखा हुआ इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड। इसमें मोस्टली यूएस डॉलर, यूरो, गोल्ड और दूसरी फॉरेन करेंसीज होती हैं, जिसे कंट्री इंपोर्ट पेमेंट्स क्राइसिस और अपनी करेंसी को स्टेबल बनाने के लिए यूज करती है। जैसे एक आम इंसान अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा रखता है और जरूरत आने पर उसे यूज करता है, वैसे ही कंट्रीज अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को इंटरनेशनल पेमेंट्स और क्राइसिस के टाइम के लिए यूज करती हैं। लेकिन तब सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि इंडिया के पास सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए ही इंपोर्ट्स के पैसे बचे हुए थे और इंडिया को अर्जेंटली डॉलर्स चाहिए थे। तब इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग 47,000 किलोग्राम गोल्ड को फॉरेन बैंक्स में ट्रांसफर किया। जिसमें लंदन और स्विट्जरलैंड के बैंक का नाम आता है और वहां गोल्ड को कोलैटरल की तरह यूज किया गया। वैसे वहां गोल्ड भेजने के पीछे एक स्ट्रेटजी भी थी। लंदन डेकेड्स से दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड ट्रेडिंग सेंटर रहा था। अगर गोल्ड लंदन में हो तो इंस्टेंटली बेचा जा सकता है, लोन के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है, इंटरनेशनल सेटलमेंट इजीली हो जाता और वहां सिक्योरिटी भी उस टाइम पर हाई और एडवांस थी। लेकिन इकोनॉमिकली उसी क्राइसिस ने इंडिया को रिफॉर्म की तरफ पुश किया। उसके बाद लिबरलाइजेशन आया, इकोनॉमी ओपन हुई, फॉरेक्स रिजर्व्स बिल्ड हुए। बट तब तक गवर्नमेंट को ये बात समझ आ गई थी कि अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के क्लोज रहना है तो फॉरेन वॉल्ट स्टोरेज को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, और वैसा किया भी गया। और धीरे धीरे ये गोल्ड रिजर्व्स बढ़ते ही चले गए और साल 2023 तक ये गोल्ड 47,000 किलोग्राम या 47 मैट्रिक टन से बढ़कर 437 मैट्रिक टन तक पहुंच गए। बट असली ट्विस्ट तो अब आता है जब 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया और बस कुछ दिनों बाद ही अमेरिका और उसके एलाइज ने रशिया के फॉरेक्स रिजर्व्स पर सैंक्शंस लगा दिए। फरवरी 2022 में रशिया के सेंट्रल बैंक्स के नियरली $300 बिलियन यानी करीब आधे फॉरेक्स रिजर्व्स पर सैंक्शंस लगा के फ्रीज कर दिए गए। अगर इस अमाउंट को गोल्ड में कन्वर्ट किया जाए तो 2022 के गोल्ड के प्राइस के अकॉर्डिंग रफली 5,000 मैट्रिक टन्स गोल्ड के बराबर होता। और मैं आपको याद दिला दूं, इंडिया के कंपैरिजन में ये 10 से 11 टाइम्स ज्यादा था। सोचो, रिजर्व्स रशिया के पर कंट्रोल फॉरेन सिस्टम्स का, और एक सैंक्शन ने रशिया को अपने ही पैसों से दूर कर दिया। दुनिया के लिए ये सिर्फ सैंक्शन नहीं था, ये एक वार्निंग थी। मैसेज क्लियर था, अगर आपके रिजर्व्स किसी और के कंट्रोल में होंगे तो क्राइसिस में जरूरी नहीं कि वो आपके काम आ सके। और इसके बाद ही चाइना, इंडिया और कई अदर कंट्रीज ने अपना गोल्ड और फॉरेक्स रिजर्व्स की रिपैट्रिएशन स्टार्ट कर दी।
और ईयर 2026 के मार्च एंड तक हमारा गोल्ड जो फॉरेन बैंक्स में था वो 437 मेट्रिक टन से कम होते होते 197 मेट्रिक टन तक रह गया। ये गोल्ड इंडिया आने के बाद अब हमारे मोर देन 77% गोल्ड रिजर्व्स इंडिया में ही रखा हुआ है। लेकिन यहाँ फिर एक सवाल आता है, जब इतना सोना देश में आ चुका है तो प्राइम मिनिस्टर ने क्यों अपील की कि और सोना मत खरीदो? वेल, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड वाइड सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है। हमारी एनुअल गोल्ड डिमांड नियरली 800 मेट्रिक टन है, बट हम सिर्फ 1.5 टन, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 800 में से 1.5 टन ही इंडिया में प्रोड्यूस कर पाते हैं। यानी ये तो बिल्कुल क्लियर है कि हम सारा गोल्ड इंपोर्ट ही करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इंपोर्ट करने में क्या प्रॉब्लम है, सालों से तो करते आ रहे हैं। चलिए इसको लॉजिक के साथ समझते हैं। इंडिया के सामने इस टाइम दो बहुत बड़े ग्लोबल चैलेंजेस है। मिडिल ईस्ट में चल रही जियोपॉलिटिकल टेंशन से ब्रेंट क्रूड ऑयल अभी $111 पर बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एनालिस्ट वार्निंग दे रहे हैं अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस बढ़ा तो ये ऑयल पर बैरल $125 तक जा सकता है। और प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का ऑलमोस्ट 90% इंपोर्ट करता है, जिसका पेमेंट डॉलर्स में होता है। मतलब जब भी दुनिया में ऑयल महंगा होगा तो इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ता ही जाएगा। दूसरा चैलेंज है इस हाइपर इन्फ्लेशन से बढ़े हुए डॉलर डिमांड और लगातार बढ़ रहे ट्रेड डेफिसिट से अल्टीमेटली इंडियन रुपी पर प्रेशर आता है। यही रीजन है आज हमारा रुपी डॉलर के मुकाबले अपनी हिस्टोरिक लो पर ट्रेड कर रहा है। अब यहीं पर आता है इंडिया के सबसे इमोशनल इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट, गोल्ड और ऑयल। अगर इंडिया एक साथ ह्यूज क्वांटिटी में गोल्ड और एक्सपेंसिव क्रूड ऑयल दोनों इंपोर्ट करेगा तो फॉरेक्स रिजर्व्स पर भी प्रेशर बढ़ेगा। और ये रीजन है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बाद से नियरली $30 बिलियन तक गिर चुके हैं। अगर रिजर्व्स बहुत ज्यादा गिर जाएं तो देश के लिए इंपोर्ट और करेंसी को स्टेबल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने गोल्ड इंपोर्ट को डिस्करेज करने के सिग्नल्स दिए। ये सिर्फ अपील नहीं थी, एक्शंस भी लिए गए। 13 मई 2026 को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने गोल्ड पर इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी। ये रिसेंट ईयर की सबसे शार्प गोल्ड ड्यूटी हाइक है, जिसका मेन रीजन फॉरेक्स ड्रेन को रोकना, ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करना और मल्टीपल मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रेशर को मैनेज करना है। दोस्तों, ये गोल्ड आपको रिच फील करा सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म में गोल्ड एक डेड एसेट माना जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में पैसा तब वैल्यूएबल होता है जब वो सर्कुलेट करे। और इंडिया में बिलियन ऑफ डॉलर्स स्पेंड करके इंपोर्ट किया हुआ गोल्ड बस तिजोरियों में पड़ा रहता है। ना वो प्रोडक्शन करता है, ना वो इनोवेशन करता है और ना ही एम्प्लॉयमेंट। आज इंडिया सिर्फ सोना नहीं बचा रहा है, इंडिया एक ऐसी दुनिया को देख रहा है जहां डी डॉलराइजेशन ट्रेंड को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। कई देश अपनी डॉलर डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं ताकि उनकी इकोनॉमी ज्यादा स्टेबल हो सके। लेकिन सच ये है कि डॉलर अभी भी ग्लोबल ट्रेड में और रिजर्व्स का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। यहाँ मैं किसी पॉलिटिकल स्टैंड को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन इकोनॉमिस्ट की रिकमेंडेशन की बात कर रहा हूँ जिनके सजेशन से इंडिया इस चेंजिंग सिचुएशन को समझकर अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करना चाह रहा है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और रुपीज स्टेबिलिटी के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बनाना चाह रहा है। गोल सिंपल है, किसी एक करेंसी पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं रहना, बल्कि अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि ग्लोबल शॉक्स का इम्पैक्ट कम हो सके। फिर $1 की रेट 96 हो या 100, इससे हमारी इंटरनल परचेजिंग पावर पर कोई असर नहीं होगा। ऑल्दो ये चेंज ओवरनाइट नहीं हो सकता, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। दुनिया एक मोर बैलेंस्ड फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ जा रही है और इंडिया भी इस चेंज के साथ चल रहा है और अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग बना रहा है। शायद ये एक छोटा सा ही स्टेप हो विजन 2047 के डायरेक्शन में, एक डेवलप्ड इंडिया की तरफ। मैंने इस पर एक डिटेल्ड केस स्टडी भी बनाई है, आप देख सकते हैं। एंड व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस? प्लीज डू कमेंट। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वन विद अ न्यू पर्सपेक्टिव। थैंक यू।